लाइफ के अंदर। स्टार्ट करते हैं हम बेल के हवाले से। द लॉ विच डील्स विद द बेल इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड फॉर द जेनेरिक टाइप ऑफ ऑफेंसेस, एंड देयर आर सर्टेन अदर स्टैट्यूट्स लाइक एंटी टेररिज्म के अगर ऑफेंसेस हैं तो एंटी टेररिज्म के अंदर सेक्शन 21 है जो स्पेसिफिकली कहता है इन व्हाट केसेस द बेल विल बी ग्रांटेड, एंड इन सर्टेन केसेस वी आल्सो इन्वोक द कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन फॉर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बेल। फॉर अ मोमेंट अगर हम इसको डिवाइड करें कि बेल किस किस किस्म की होती है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द बेल, एनीबॉडी जो कोई एक टाइप ऑफ बेल मुझे बताए। जी नहीं साहब। इसमें सर एक प्री अरेस्ट बेल होती है, थैंक यू वेरी मच, बेल होती है, प्रोटेक्टिव बेल। मैंने एक आपसे पूछी एक आपने बता, थैंक यू। एक है प्री अरेस्ट बेल, जी। पोस्ट अरेस्ट बेल, जी। ट्रांजिटरी बेल, ट्रांजिटरी बेल, जी। एनीथिंग एल्स? प्रोटेक्टिव बेल, प्रोटेक्टिव बेल, जी। आफ्टर अरेस्ट, आफ्टर अरेस्ट होगी। सो देयर इज अ प्री अरेस्ट बेल, there is a post arrest bail, there is a protective bail, and there is a transitory bail. Na interim bail, na for a single moment. If we go into the discussion of why we are going to get bail, इसका पर्पस क्या है, बेल का पर्पस, या समटाइम्स आप खबरों में या अखबार में सुनते हैं कि जी इसको बेल आउट पैकेज मिल गया। पार्लियामेंट ने, यूएस की पार्लियामेंट ने, कांग्रेस ने, यहां की उस पार्लियामेंट ने, आईएमएफ ने इस स्पेसिफिक सेक्टर को या इस स्पेसिफिक कंट्री को बेल आउट पैकेज दिया। व्हाट डज इट मीन बेल? टू एंजॉय द लिबर्टी सर, टू एंजॉय द चीज है। जिस मुश्किल में वो सेक्टर था उससे बाहर निकाला। बेल आउट मीन इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन वेयर समबॉडी और सम इंस्टीट्यूशन इज उस स्पेसिफिक सिचुएशन में से उसको निकालना। और बेल के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए या प्रैक्टिकली उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको किसी भी एक्यूज्ड की, जो कि मुल्जम है, उसकी 3 स्टेजेस को समझना पड़ेगा, एंड दोज 3 स्टेजेस आर रेलेवेंट टू द कस्टडी और अरेस्ट ऑफ दैट एक्यूज्ड पर्सन और दैट स्पेसिफिक पर्सन। एक वो स्टेज है अगर हम सारे प्रिज्यूम करें कि हम सब किसी एक मुकदमे में या मुख्तलिफ केसेस के अंदर मुल्जम हैं, जितने लोग यहां बैठे हुए, एवरीबॉडी। तो एक ये स्टेटस है राइट एट दिस मोमेंट when we are enjoying liberty, we are accused in some case, however yet we have not surrendered before the court or the investigating agency. You are getting my point? yes, there is a case, हम सारे मुख्तलिफ केसेस के अंदर इस वक्त accused हैं, and we have not surrendered ourselves before investigating agency or the court. So हमें एक थ्रेट है every time that we can be arrested, we can be taken into custody by the investigating agency, by the police, by FIA, जो भी एक investigating agency है। अब जब आप इस सिचुएशन में हैं कि आप एक्यूज हैं और आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, तो देयर कैन बी 2 पॉसिबिलिटीज। एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप फ्री हैं टू दैट एक्सटेंट कि आप जो रेलेवेंट कोर्ट ऑफ लॉ है जिसने आपको बेल देनी है उस तक आप पहुंच सकते हैं। यू हैव मीन्स, ओके, यू हैव अंडरस्टैंडिंग और यू हैव नॉट दैट लेवल ऑफ थ्रेट कि आप उस तक पहुंच सकते हैं। ये पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन ये है कि जिस सिचुएशन के अंदर आपको ये थ्रेट है
कि मैं इस टाइम इस्लामाबाद में बैठा हुआ हूं और मेरी जो FIR है दैट इज इन रावलपिंडी और दैट इज इन लाहौर, एज सुन एज मैं यहां से अपनी रेलेवेंट कोर्ट के पास जो जुरिस्डिक्शन वाली कोर्ट है उस तक पहुंचने की कोशिश करूंगा, तो आई विल नॉट बी अलाउड टू रीच टू दैट रेलेवेंट कोर्ट, आई विल बी इंटरसेप्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, और वहां तक पहुंचने से पहले पहले मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, एंड एज सुन एज आई विल बी अरेस्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, आई इनडायरेक्टली विल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम द रिलीफ व्हिच कैन आई टेक फ्रॉम द रेलेवेंट कोर्ट। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? देयर कैन बी टू कंडीशंस, हम उसकी बात कर रहे हैं जब आप गिरफ्तार नहीं है, यू आर फ्री, यू आर सिटिंग। नो व्हाट यू नीड टू डू इज, यहां पे कॉन्सेप्ट आता है प्रोटेक्टिव बेल। ओके, प्रोटेक्टिव बेल का सिर्फ डोमेन ये है कि वो किसी एक प्रोविंस की हाई कोर्ट आपको ग्रांट करती है टू एंटर इनटू द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट जहां की वो FIR है, और वहां पे जाके अपना रेगुलर रिलीफ आप क्लेम कर लें। इस दौरान आपको इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी गिरफ्तार नहीं करेगी। दिस प्रोटेक्टिव बेल हैज नॉट बीन गिवन इन CRPC। ये प्रोटेक्टिव बेल जब हम अप्लाई करते हैं हाई कोर्ट के अंदर, तो हम मूव होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टू प्रोविजंस ऑफ डिफरेंट लॉज। समटाइम्स वी गो अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, and sometimes we invoke the inherent jurisdiction of High Court provided under section 561A of CRPC. You must have gone through those provisions. Needless to हम उसको दोबारा डिस्कस करें। प्रोटेक्टिव बेल का जो कॉन्सेप्ट है ये इतना नया नहीं है हमारी जूरिस्प्रूडेंस के अंदर, लेकिन बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ ड्यूरिंग दिस पॉलिटिकल टर्मोइल। ओके, जब 2017 के अंदर 18 के अंदर शर्जील मेमन साहब मुल्क से बाहर थे, उन्होंने पाकिस्तान आना था, एंड ही हैज सरेंडर्ड कि मैं विलिंगली जाना चाहता हूं उन अदालतों के सामने जहां पे मेरे केसेस हैं, बट आई एम अब्रॉड, एज सुन एज आई विल लैंड इन पाकिस्तान तो मुझे FIA अरेस्ट कर लेगी, बिकॉज आई एम प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, आई नो कि मेरे खिलाफ ये रेफरेंसेस हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये प्रोटेक्टिव बेल का रिलीफ उन्हें एक्सटेंड किया था। बहुत ही एक लंबी जजमेंट है उनके ऊपर, जिसमें सारे लॉज, सारे जो फंडामेंटल राइट्स, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रीडम, वो सारी चीजें डिस्कस हुई उसके अंदर। ओके, लेकिन इससे पहले आपको इक्का दुक्का लॉ मिल जाता है ऑन प्रोटेक्टिव बेल, हाई कोर्ट की जजमेंट्स आपको मिलती है। There was some media talk, आपने बहुत ज्यादा सुनी होगी, जब नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाए तो उस टाइम he has also applied for protective bail, और वो प्रोटेक्टिव बेल ग्रांट हुई, और उसके ऊपर देयर वाज अ लॉन्ग डिस्कशन के ये होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, गलत हो गया, ये हुआ, लटरम बटम एवरीथिंग। सो यू शुड नो बेसिकली अबाउट प्रोटेक्टिव बेल इज दैट देयर इज नो स्टैट्यूटरी प्रोविजन जो ये कहे कि आपने प्रोटेक्टिव बेल किसी को ग्रांट करनी है। देयर इज नो स्टैट्यूटरी प्रोविजन, नंबर 1। नंबर 2, द रिलीफ ऑफ प्रोटेक्टिव बेल is not based upon statute or interpretation of any statute. This is purely based upon court's judgments. Number 3, the purpose of protective bail is only to give an opportunity to the accused to reach to the relevant court and nothing else. You getting my point? Yes. ये 3 बेसिक चीजें हैं व्हेन यू आर गोइंग टू आर्ग्यू इन योर लाइफ टाइम। जब आप इसको किसी से डिस्कस करेंगे तो ये 3 बुनियादी चीजें हैं जो प्रोटेक्टिव बेल के जिम्मे में या उसके कॉन्टेक्स्ट में आती हैं। इन सर्टन केसेस प्रोटेक्टिव बेल इज वन ऑफ दोज रिलीफ्स जिसमें इवन पिटिशनर का या एक्यूज्ड का हाजिर होना भी जरूरी
नहीं। ये जो मैंने आपको शर्जील मेमन वाला केस कहा, शर्जील मेमन एट दैट टाइम वाज अब्रॉड, ओके, वहां से उन्होंने ये रिलीफ अप्लाई किया। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान आना चाहता हूं, अलाउ मी टू एंटर इनटू द जुरिसडिक्शन ऑफ पाकिस्तान बिकॉज एज सून एज आई एंटर आई विल बी अरेस्टेड। ही वाज नॉट प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट इन पाकिस्तान। इन हिज एब्सेंशिया दैट रिलीफ वाज ग्रांटेड। ओके, सो प्रोटेक्टिव बेल की लवाजमात में आपका, इफ यू सेटिस्फाई द कोर्ट कि मैं हाजिर नहीं हो सकता, तो आपका हाजिर होना जरूरी नहीं है। क्लियर टू दैट एक्सटेंट? अब मुझे ये बताइए कि प्रोटेक्टिव बेल को सीआरपीसी की कौन सी प्रोविजन डील करती है? जी सर, एक मिनट। 497, 96, 7, 8 तो बेल को करती है, लेकिन ये नहीं पता कि प्रोटेक्टिव होता है। जी सर जी, कॉर्नर में प्रोटेक्टिव बेल को सीआरपीसी की कौन सी प्रोविजन डील करती है? कॉर्नर में बैठे तशरीफ रखें जी। एनीबॉडी एल्स हु वांट टू टेल मी व्हाट प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी डील्स विद प्रोटेक्टिव बेल, टेल्स अबाउट प्रोटेक्टिव बेल? सर 498 सर। कोई भी नहीं सर, कोई भी नहीं। 561A। सर आपने अभी बताया कि जजमेंट की बेस पे बेल होता है। जी सर जी, सारी जिंदगी आप ठीक है, आप ये करेंगे कि जो अभी मतलब फरमुदात बकवासात में कर रहा हूं, सारी जिंदगी आप लोग करें। ओके, सारी जिंदगी आप ये बात बोलेंगे, ठीक है? ये हम 15-20 मिनट डिस्कस करेंगे। आई एम नॉट यूज्ड टू कि लंबी वो किया जाए। हम 15-20 मिनट डिस्कस करेंगे, लेकिन इस डिस्कशन के अंदर आई वांट दैट यू शुड बी देयर, ठीक है? आई वांट यू शुड बी देयर। प्रोटेक्टिव बेल की कोई प्रोविजन स्टैट्यूट में नहीं है, ओके? ये जज मेड लॉ है। इसके इंग्रेडिएंट्स के अंदर बंदे का मौजूद होना भी जरूरी नहीं है। एंड इसका सिर्फ पर्पस ये है कि आप उसको प्रोटेक्ट कर दें कि वो उस केस में गिरफ्तार ना हो जब तक कि वो अपनी अदालत में पेश ना हो जाए। 5 दिन में पहुंचे, 3 दिन में पहुंचे, 1 दिन में पहुंचे, जो भी आप उसे टाइम पीरियड ग्रांट करें। ये प्रोटेक्टिव बेल जब आप कोर्ट के सामने जाते हैं तो यू फाइल इट ईदर अंडर आर्टिकल 199 और अंडर 561A ऑफ सीआरपीसी। लेकिन वो दोनों एक कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन है और एक इनहेरेंट पावर है ऑफ द हाई कोर्ट। प्रोटेक्टिव बेल की अपनी जाती कोई प्रोविजन स्टैट्यूट में मौजूद नहीं। क्लियर? ओके, मिस्टर एक्स आफ्टर गेटिंग प्रोटेक्टिव बेल from Islamabad High Court has been given 7 days to appear before the relevant court at Lahore to get his or her what? Pre-arrest. To get his or her next step क्या है? Pre-arrest. Okay, there is a question of law here कि आया प्रोटेक्टिव बेल लेकर एक बंदा इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर सकता है या नहीं कर सकता? इज अ क्वेश्चन, इस पे जजमेंट्स हैं, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस। ओके, वो वहां पर जाता है अपनी प्री अरेस्ट बेल लेने के लिए। एज सुन एज ही इज गोइंग टू अप्लाई फॉर हिज प्री अरेस्ट बेल और उसको प्री अरेस्ट बेल वहां से मिलती है। उसकी प्रोटेक्टिव बेल अगर 7 डेज के लिए थी, तीसरे दिन उसने जाके अपनी बेल वहां से ले ली, तो वो प्रोटेक्टिव बेल अब डन। ये उस ऑर्डर के अंदर जब आप प्रोटेक्टिव बेल का भी ऑर्डर देखेंगे, इट इज मेंशन्ड देयर इन कि 7 डेज में चला जाए या उससे पहले, और ये खत्म हो जाएगी अगर ये कोर्ट में चला जाता है या 7 डेज खत्म हो जाते हैं, विच एवर इज अर्लियर। ओके, दैट मैन नाउ हैज रीच्ड फॉर हिज बेल बिफोर अरेस्ट बिफोर द कोर्ट। Which provision of law deals with bail before arrest? Sir. Sir, 498 CRPC. जी sir. Anybody else?
Anybody who wants to challenge his knowledge of bail before arrest? So in my opinion, it's also based on common law judgments. It's also based upon common law judgments. Before 90. बैठ के सर 497 497. or 6. So it depends on the crime as well. Bailable है कि नहीं. So bail before arrest to pre-arrest bail. जी same is bail before arrest is bail same. Depends on the. It's not present in the statute. It's a judgment law. प्रीवियस बेल को तो हमने अभी टच ही नहीं किया, हमने प्रोटेक्टिव बेल को टच किया है. जागदे हो? ओके, हमने प्रोटेक्टिव बेल को डिस्कस किया, प्रीवियस बेल को भी हम डिस्कस करने लगे. कॉमनली साहब ने जो बात की है, हर स्टूडेंट आपको यही कहेगा. 498. Have anyone from you ever taken the liberty to go through section 498 of CRPC? जी ये सब उसमें वाकई स्पेसिफिकली इस तरह की कोई चीज डिस्कस नहीं की गई, इसीलिए मैंने कॉमन लॉ जजमेंट का रेफरेंस दिया. एनीबॉडी जी 498 कभी पढ़ा है? यार गुमसुम ना हो जाया करें. आंसर मी. जी सर पढ़ा. आई शुड फील कि तुम जिंदा हो. जी सर पढ़ा. जी 498 you have gone through? Anybody have gone through 498? Yes. 498 does not use the word bail before arrest or pre-arrest अपने पूरे टेक्स्ट के अंदर कहीं पे नहीं है pre-arrest. जी forgery is offense. हम बेल की बात कर रहे हैं. forgery is different. वो एक offense है PPC का. 498 के अंदर कहीं पर भी बेल बिफोर अरेस्ट या प्री अरेस्ट का तज़किरा नहीं. कहां से आया है? यू हैव स्टडीड दिस कॉन्सेप्ट इन योर यूनिवर्सिटी. डोंट टेल मी दैट यू आर नाइव टू दिस. आप इसको पढ़ चुके हैं. फोर 498 के अंदर बेल बिफोर अरेस्ट का कोई लफ्ज नहीं लिखा हुआ. इन पाकिस्तानी जुरिस्डिक्शन सबसे पहला जो केस लॉ आया था इसके ऊपर, दैट वाज हिदायतुल्लाह केस, रिपोर्टेड इन 1934. पाकिस्तान बनने के बाद पहला केस हिदायतुल्लाह केस आया था बेल बिफोर अरेस्ट के ऊपर 1934 में. पाकिस्तान बनने जी It was 1949, PLD 1949, लाहौर उस टाइम वेस्ट होता था 21. हिदायतुल्लाह केस के अंदर बेल बिफोर अरेस्ट का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ रिलाइंग अपॉन अ जजमेंट ऑफ इंडियन लॉ रिपोर्टर ILR की जजमेंट थी 1895 की. अब वाई प्रोटेक्टिव बेल का कॉन्सेप्ट तो डेवलप किया गया, लेकिन हम ये कहते हैं प्रोटेक्टिव बेल की कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन नहीं है. बट अनलाइक टू प्रोटेक्टिव बेल, व्हेन वी डिस्कस बेल बिफोर अरेस्ट, तो फौरन भाईजान के मुंह से निकला 498 एंड देयर वर सम अदर वॉइसेस एज वेल. द रीजन बिहाइंड इज दैट ऑल्दो इन सेक्शन 498 बेल बिफोर अरेस्ट का लफ्ज नहीं है या प्री अरेस्ट बेल का वर्ड नहीं है, लेकिन हिदायतुल्लाह केस ने 498 को इंटरप्रेट करते हुए कहा कि ये चीज इसमें हिडन है. यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ऑल्दो कोई लफ्ज नहीं है उसके अंदर, लेकिन उन्होंने 498 को इंटरप्रेट करते हुए कहा कि देयर इज बेल बिफोर अरेस्ट हिडन इन द लैंग्वेज ऑफ 498. देयरफॉर हम अक्सर ये कहते हैं जी पीएस बेल कहां पे है? 498. आपको जो पिटीशंस भी मिलेंगी पीएस बेल की, उसके ऊपर लिखा होगा पिटीशन फॉर बेल बिफोर अरेस्ट अंडर सेक्शन 498 CRPC. रीजन बिहाइंड that the law which has been developed by the courts was also developed on the basis of the interpretation of section 498. Therefore, somehow we understand कि bail before arrest 498 में embedded है, मतलब वो जो बेड है उसके थल्ले है, नजर नहीं आती. ओके, और वो जो जजमेंट लॉ है उसकी बेस के ऊपर निकाला गया. फाइन. नाउ इफ यू आर हैविंग पेंसिल विद यू, तो आप प्रीवियस बेल के ऊपर जजमेंट्स लिख दें. मैं आपको इसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स सिर्फ बता देता हूं. ओके, हिदायतुल्लाह केस आपने लिख लिया. देन द सेकंड इज डायरेक्टली वी आर कमिंग टू 66 PLD 66 सुप्रीम कोर्ट 1003.
PLD 66, Supreme Court 1003. Then we are coming to Mirabakhsh case, PLD 1989. PLD 1989, Supreme Court 347. Then we are coming to Sarwar Sultan case, PLD 1994, Supreme Court 133. Then we are going to Qazalbash, Zafarbash, NLR 2003, criminal, page 20. Then we are going to the latest judgment, that is PLD 21, Supreme Court 708. If you will go through this latest judgment of the Supreme Court, जो मैंने आपको 708 वाली लिखवाई है, तो आपको इसमें रेफरेंस मिलेगा उन सारी जजमेंट्स का जो मैंने आपको लिखवाई है और इससे ज्यादा और भी बहुत सारी जजमेंट्स का। ओके, कि प्री अरेस्ट बेल का कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या है। ओके, सिंस लॉन्ग हिदायतुल्लाह केस के बाद से लेके 2020 तक एंड इवन आफ्टर दैट जो लॉ डेवलप हुआ प्री अरेस्ट बेल के ऊपर, वो ये कहता है दैट द बेसिक इंग्रेडिएंट टू एक्सटेंड दिस रिलीफ इन फेवर ऑफ अ पिटिशनर एक्यूज्ड। अब आप लाहौर की अदालत में अपनी प्री अरेस्ट बेल आर्गू कर रहे हैं, यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? प्रोटेक्टिव बेल आपने ली इस्लामाबाद से, आपको 7 दिन मिले, नाउ यू हैव रीच टू लाहौर इन योर ओन FIR जो आपके ऊपर हुई हुई है और आपने उसमें अपनी प्री अरेस्ट बेल लगाई हुई है, यू आर आर्गुइंग दिस। द फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सेटल किया प्री अरेस्ट बेल का रिलीफ एक्सटेंड करने के लिए, वो ये है कि देयर शुड बी मेला फिडे ऑन द पार्ट ऑफ द कंप्लेनेंट और द पुलिस। मेला फिडे समझते हैं? There can be shapes. Mela fide. Mela fide has not been defined anywhere. There is a single judgment, ठीक है, जिसमें मेला फिडे डिफाइन की है, वो NLR 96 है, लिख लें अपने पास। NLR 96 SD 681 SD 681 NLR 1996 SD page 681। तो पहला ग्राउंड ये है कि यू आर गोइंग टू सेटिस्फाई द कोर्ट कि जनाब कंप्लेनेंट की और पुलिस की, या कंप्लेनेंट या पुलिस दोनों में से किसी एक की बदनीति है और वो उस बदनीति की बुनियाद पर मुझे इस केस में इन्वॉल्व किया गया है। एक्चुअली व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्री अरेस्ट बेल? लुक इनटू दिस, गौर से देखें क्या आप कहना चाह रहे हैं। There is an investigating agency जिसने FIR रजिस्टर की आपके खिलाफ। वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ये कहती है कि इस FIR में आप एक्यूज्ड हैं, इसलिए मैं आपको गिरफ्तार करूंगी। You are getting my point or not? मोहम्मद बशीर सब इंस्पेक्टर साहब ये कह रहे हैं थाना अनारकली लाहौर के, दैट मैं, आप सब अपना अपना नाम लिख लें, आपको गिरफ्तार करूंगा इस मुकदमे के अंदर जो FIR आप पे हुई। What you want to do is you want the court to come in between you and Muhammad Bashir. You are following me? You want the court, the relevant court of competent jurisdiction, कि आप मेरे the accused, the petitioner और मोहम्मद बशीर के दरमियान आए टू डू व्हाट? To save him from being arrested. To save him from being arrested. To save him or her from being arrested. तो आप ये कह रहे हैं कि ये मुझे गिरफ्तार ना करे, हेल्प मी बाय लॉ, हेल्प मी, स्टॉप हिम फ्रॉम माय अरेस्ट।
तो फिर अदालत ये कहती है कि इफ यू वांट दैट आई शुड जंप इनटू दिस एंड सेव यू फ्रॉम द अरेस्ट, यू हैव टू सेटिस्फाई मी ऑन द इंग्रेडिएंट्स। उसमें सबसे पहला क्या है? कि कंप्लेनेंट का या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की मेलाफिडी होनी चाहिए। ये 21 वाली जब आप जजमेंट पढ़ेंगे, यू रीच टू द कंक्लूजन कि इस कॉन्सेप्ट को बड़ा डिफरेंट तरीके से डिस्कस किया है। अगर आप पीछे वाली जजमेंट्स पढ़ते आएंगे और फिर 21 की जजमेंट को पढ़ेंगे, क्योंकि 21 की जजमेंट में कहा है कि मेलाफिडी की जरूरत नहीं है, बिकॉज ही हैज आस्क्ड फॉर हिज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू सेव हिज लिबर्टी। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ है, कौन से आर्टिकल में है? 199 लिबर्टी, आपका जो फंडामेंटल राइट है। No one shall be arrested save in accordance with law. आर्टिकल 9, ठीक है, लाइफ एंड लिबर्टी, लाइफ एंड लिबर्टी। वो लिबर्टी जो है ना सर, वो लिबर्टी, उसको सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि आपका जो फंडामेंटल राइट ऑफ लिबर्टी है उसको कर्टेल ना करे कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, उसके लिए मेलाफिडी की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 9 को आपने इस कॉन्सेप्ट के साथ मिला के पढ़ना है, तो कहते हैं कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, नो नीड कि मेलाफिडी ना भी हो, बट दैट इज समथिंग एल्स जिसको आप पढ़ेंगे एंड नो यू आर गोइंग टू डिस्कस। लेकिन सबसे पहला इंग्रेडिएंट सेटल्ड लॉ के मुताबिक आप कहेंगे मेलाफिडी। देन आप जितने भी फैक्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ द केस हैं, यू आर गोइंग टू आर्ग्यू बिफोर द कोर्ट। ओके, कि मुझे नॉमिनेट किया गया इस ग्राउंड के ऊपर, मैं उस टाइम यहाँ पाकिस्तान में ही ना था, आप एलिबाई लेते हैं, आप जो प्ली लेते हैं, आप पिछला खानदानी झगड़ा सामने लेके आते हैं, व्हाट आर द ग्राउंड्स जो भी आपके पास है। ओके, आप उसको आर्ग्यू करते हैं। इफ द कोर्ट विल बी सेटिस्फाइड तो वो आपको प्री अरेस्ट बेल का रिलीफ देगी। इफ नॉट सेटिस्फाइड वो आपको प्री अरेस्ट बेल का रिलीफ नहीं देगी। बट दिस इज द फर्स्ट स्टेप। व्हेन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी वांट्स टू अरेस्ट यू एंड यू वांट टू सेव योरसेल्फ, तो आप अदालत को अपने और उसके दरमियान लेके आते हैं। क्लियर हो गया? नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज सर एक क्वेश्चन जी सर, पीडी 2021 की जो जजमेंट है, 2021 की जो जजमेंट है मुस्तफा अली शाह साहब की, उसमें अगर एक डिफरेंट एंगल से देखा जाए, मैं भी आई वुड बी रॉन्ग, उसमें अगर उन्होंने एक नया क्राइटेरिया सेट करने की कोशिश किया है कि सफिशिएंट इंक्रीमेंटिंग मटेरियल, यानी कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंक्रीमेंटिंग मटेरियल इज अ ग्राउंड फॉर द एडमिशन ऑफ प्री अरेस्ट बेल। तो ये ग्राउंड नहीं बन चुका, मतलब एक सेपरेट क्राइटेरिया? तो बिल्कुल बन चुका है, लेकिन मेरा फाइट तो टोटली उनने उसको उस तरीके से बिल्कुल बन चुका है, लेकिन इसको एक बड़े अम्ब्रेला में देखें कि आया आप प्री अरेस्ट बेल की स्टेज पे फैक्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ द केस को डिस्कस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इफ यू कैन डिस्कस तो आप सारे ग्राउंड्स ले सकते, ठीक है, इंक्लूडिंग दिस, ठीक है। तो अगर आप नहीं कर सकते तो आप कोई भी नहीं ले सकते, ठीक है। यहाँ पे अटेंडेंस शीट घूम रही होगी, ये जब क्लास खत्म होगी तो आपने दोबारा इनकी अटेंडेंस उसके ऊपर मार्क करनी है, पार्ट 2, ठीक है। जो साहब नहीं है उनको एब्सेंट कर देना, ठीक है, मेरे साइन करवा देना उसको। गेटिंग माय पॉइंट? यस। ओके, अब प्री अरेस्ट के ऊपर आपका जितना भी लॉ डेवलप हुआ वो उसमें से कुछ चीजा मैंने आपके सामने रख दिया। ओके, नाउ दी हम इसको साथ लेके चल रहे हैं कस्टडी के। अब आप अपने आप को क्या करना चाह रहे हैं? यू वांट टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम कस्टडी। उसके लिए आपके पास 2 रिलीफ थे अवेलेबल, एक प्रोटेक्टिव और एक प्री अरेस्ट। येट यू हैव नॉट बीन टेकन इनटू कस्टडी, आप गिरफ्तार नहीं हुए हैं। ओके, अब आपकी प्री अरेस्ट बेल डिसमिस हो गई एंड नाउ यू हैव बीन अरेस्टेड। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस 496 जिसमें बेल इन बेलेबल केसेस की बात होती है, वहां मैटर ऑफ राइट है, आप प्री अरेस्ट भी जाएंगे, आपकी बेल कंफर्म हो जाएगी। ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग कि जहां आपके जो ऑफेंसेस हैं वो नॉन बेलेबल हैं। ओके,
and you have been arrested. Now what you say before the court? Statute में provision कौन सी है? 497. 497 का बेसिक इंग्रेडिएंट क्या है? क्यों बेल मिलेगी आपको? सर वो मैटर ऑफ राइट 496 में बेलेबल ऑफेंसेस. क्या केस होना चाहिए? इफ द केस इज वन ऑफ फर्दर इंक्वायरी. if the case is one of further inquiry. Further inquiry क्या है? कि मैटर अभी इसकी इंक्वायरी हो रही है और इसमें मजीद इंक्वायरी चाहिए और इसलिए हाई लेवल पुलिस ऑफिसर्स के पास एप्लीकेशन सबमिटेड है और इसकी री इंक्वायरी हो रही है कि ये मैटर हुआ, ये अक्रंस हुआ भी है कि नहीं हुआ, और अगर हुआ है तो ये किस नबीयत का हुआ है. Further inquiry is any question in the case of prosecution which needs further elaboration of evidence or facts, whatever. मसलन मैं ये कहता हूं कि मेरे ऊपर एलिगेशन है टेम्परिंग का, फोर्जरी का, तो आई से बिफोर द कोर्ट कि सर ये जिस वक्त का डॉक्यूमेंट है उस वक्त तो मैं पैदा ही नहीं हुआ था, सो देयर आर चांसेस कि ये मुझसे पहले फोर्ज हो चुका था. अ क्वेश्चन ऑफ फर्दर इंक्वायरी. गेटिंग माय पॉइंट? आई एस्टैब्लिश ऑन द रिकॉर्ड कि सर ये जो विटनेस है काला खान इस मर्डर के अंदर खड़ा हुआ है, ये मैं उसकी सीडीआर देता हूं, ये कह रहा है कि मैं 7 बजे यहां पे था, हालांकि ये सीडीआर के मुताबिक ये उस दिन 7 बजे साहिवाल में था और ये वहां पे मुलाजमत करता है, इसने कोई छुट्टी नहीं ली हुई थी. वो विटनेस मौके पे मौजूद है या नहीं है? अ क्वेश्चन ऑफ फर्दर इंक्वायरी. यू कैन एनलिस्ट लाइक एनीथिंग. देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट. बेल आफ्टर अरेस्ट के अंदर देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट कि आपका कोई भी क्वेश्चन which attracts the phrase further inquiry वो आपको उस बेल के सर्कल में लेके आता है. But actually what you are seeking when you are going for bail after arrest, that is the most important question. The status of your client जिसकी आप बेल आफ्टर अरेस्ट लगा रहे हैं, उसका स्टेटस क्या है कि उस बंदे को इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने अरेस्ट किया. Now follow, अब आपकी बहुत सारी प्रोविजंस एक साथ अप्लाई होंगी यहां पे, एंड अनलेस आप दिमागी तौर पे उस बंदे के साथ साथ नहीं चल रहे, दिस विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि उस हेड में हमने ये पढ़ा था, उस हेड में हमने ये पढ़ा था. अभी आप जिस सेक्टर में जा रहे हैं जहां पे आपने ये वकालत करनी है या आप जिस चीज का लाइसेंस ले रहे हैं, वहां पे योर स्टडी एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडी हैज टोटली बीन चेंज्ड. फॉर गॉड सेक ट्राई टू अंडरस्टैंड एज सून एज पॉसिबल. इससे पहले आप क्या करते थे अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कि सीआरपीसी की या जूरिस्प्रूडेंस की किताब उठाते थे और एक तरफ से पढ़ना शुरू करते थे और खत्म कर देते थे. ऐसा ही होता था. ओके, मोर और लेस. यहां पर ऐसा नहीं होगा. यहां पर एक जीता जागता बंदा आपके सामने आएगा और वो आपसे कहेगा कि मेरा बेटा मर्डर हो गया है. ये उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, ये तस्वीरें, ये देखिए उसको 36 गोलियां लगी हैं. ओके, यहां पे एक जीता जागता बंदा आएगा, वो कहेगा कि ये मेरी बेटी के साथ रेप हो गया है, ये मेडिकल है, ये पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं और हमारे घर के ऊपर कब्जा भी कर लिया है, ये सारी चीजें हमारी प्रॉपर्टी इन्होंने गिरा दी है. The way you have to develop your thinking now is not कि मैं अब किताब खोलूं और पूरी सीआरपीसी पढ़ दूं और किताब खोलूं और पूरी सीपीसी पढ़ दूं और मेरे पास एक पूरा सेमेस्टर है. इट्स नॉट लाइक दैट नाउ. ये इस तरह है कि अब आपके पास 3 डॉक्यूमेंट्स आएंगे एंड यू हैव टू गिव योर कॉन्शियस कंसीडरेशन कि अब कौन सी किताब का कौन सा सेक्शन इस पूरे केस में अट्रैक्ट होता है एंड यू विल डायरेक्टली जंप टू दैट प्रोविजन. एक ही एफआईआर के अंदर
आप देखेंगे पीपीसी भी है, एंटी टेररिज्म भी है, पीका भी है, ये वो ये सारे ऑफेंसेस लगे हुए हैं. सो नाउ यू हैव टू अप्रोच बुक्स वाया फाइल विच यू आर हैविंग इन योर हैंड्स. अब आपके पास आगे रफ स्टडी का टाइम नहीं है, बड़ी फोकस स्टडी का टाइम है. और ऐसी स्टडी का टाइम है कि एक दफा आप उस डॉक्यूमेंट में से, उस चीज में से गुजर जाएं तो फिर ऑल टाइम्स टू कम वो आपके दिमाग में रहनी चाहिए. You can't prepare the same proposition for 100 times in your next 4 years. You are getting my point or not? Yes. तो अब आपने प्रैक्टिकली आपके सामने केस आना है, फाइल आनी है, आपने वहां से बुक्स को जंप करना है, वहां पे देखना है ना. मैं दो चीजों को पैरेलल लेके चल रहा हूं. आपने रिमांड का कॉन्सेप्ट पढ़ा, क्रिमिनल लॉ में पढ़ा है आपने रिमांड का कॉन्सेप्ट. रिमांड कौन कौन सा होता है? फिजिकल रिमांड, जुडिशियल रिमांड एंड ट्रांजिट रिमांड. ओके, फिजिकल रिमांड क्या होता है? just to investigate the matter. As soon as you have been arrested or your client has been arrested, तो जो प्रोविजन इन एक्शन आती है वो आती है सेक्शन 61 ऑफ सीआरपीसी. सेक्शन 61 इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को यह इजाजत देता है कि आप जिस बंदे को आपने अरेस्ट किया है, आप उसको 24 घंटे तक अपनी तहवील में, अपनी कस्टडी में रख सकते हैं फॉर द पर्पसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन. यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ओके, जब वो 24 घंटे खत्म होंगे तो देन कम्स सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी, जो ये कहता है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैज इफ नॉट कंप्लीटेड द इन्वेस्टिगेशन विद इन 24 आवर्स, तो वो मजीद रिमांड ले सकते हैं 14 दिनों तक. सो 14 डेज 167 के और एक दिन सेक्शन 61 का, टोटल यू हैव 15 days. The investigating agency has 15 days to keep you on physical custody for the purposes of investigation. अब हुआ क्या है? आप बेल और रिमांड को जरा पैरेलल लेके चलें. आप प्री अरेस्ट प्रोटेक्टिव बेल लगा रहे थे, मुझे गिरफ्तार ना किया जाए, मुझे एज इट इज रहने दिया जाए, फ्री. ओके, एग्रीड. आपकी प्री अरेस्ट बेल डिसमिस हुई और आपको गिरफ्तार कर लिया गया. दैट इज द फर्स्ट फेज वेयर आपको फिजिकल रिमांड के ऊपर पुलिस को दे दिया गया है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी. इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास आप जितना टाइम रहेंगे, आप बेल आफ्टर रेस्ट. गेटिंग माय पॉइंट? Yes. आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास जितना टाइम फिजिकल रिमांड के ऊपर है, ओके, आप बेल बिफोर अरेस्ट आपको अलाउ नहीं हो सकती, बिकॉज इन्वेस्टिगेशन हो रही है. यू आर ऑन फिजिकल रिमांड. ओके, फिजिकल कस्टडी में, फिजिकल रिमांड में आपकी बॉडी इज विद पुलिस और विद एफआईए और विद नैब, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी. ओके, आप आए, आपने उससे रिमांड लिया, मजीद 167 में लिया, 2 दिन 5 दिन 7 दिन गुजर गए. नाउ द पर्सन हैज बीन प्रोड्यूस्ड. जज साहब के सामने जो मैजिस्ट्रेट साहब हैं, उन्होंने कहा कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, मैं आपको मजीद रिमांड नहीं दे रहा. ही हैज पास्ड एन ऑर्डर. और वो कहां भिजवा देगा? जेल. व्हाट इज जुडिशियल कस्टडी एक्चुअली? जब आप कहते हैं जेल भेज देगा, व्हाट इज दैट एक्चुअली? कोर्ट कस्टडी, उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती सर. पुलिस उस तरह को साथ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कोई अप्रोच नहीं. सिंपली अदालत ये कहती है कि अब इस बंदे की तफ्तीश, जब ये तुम्हारे पास फिजिकली तुम्हारे पास रहे, ये राइट अब मैं तुम्हें मजीद नहीं दे रहा या दे रही, ये बंदा जो है, ये मेरी इजाजत से तुम लेके गए थे, ये मुझे वापस कर. रिमांड, व्हाट डज रिमांड मीन्स? रिमांड मीन्स व्हाट?
Remand mean to send something back. Remand mean what? To return. किसी चीज को वापस भिजवा देना. जब आप कहते हैं फिजिकल रिमांड हुआ है, पुलिस रिमांड हुआ है, तो इसका मतलब है ऑर्डर ये है कि जज साहब ने उसको वापस भिजवा दिया किसके पास? जब आप कहते हैं जुडिशियल रिमांड हो गया, तो इसका मतलब है जज साहब ने उससे वापस ले लिया. अब जज साहब उसको साथ कहां लेके जाएं? वो जज साहब की कस्टडी में आ गया वो बंदा. दिस इज सेकंड फेज, कीप दिस इन योर माइंड. जो ही बंदा कस्टडी में आता है, गिरफ्तार होता है, पहला फेज है कि वो पुलिस की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की कस्टडी में है. द सेकंड फेज इज कि वो जज साहब की कस्टडी में है. जज साहब किधर लेके जाएं उसको? जज साहब अगेन वो रिमांड बैक किया, उसको डिमांड अपने पास किया और फिर रिमांड दिया जुडिशियल को. जज साहब ने जब पुलिस वालों को कहा कि नहीं भाई मैं आपको नहीं दे रहा, आपका खत्म, ये मेरे पास बंदा आएगा, तो ऑटोमेटिकली जज साहब कांट टेक हिम टू हिज होम. इसके लिए जजेस की कस्टडी के लिए, दैट द पर्संस हु आर इन द कस्टडी ऑफ द जजेस, इन द कस्टडी ऑफ जुडिशरी, आपके पास कौन सा इंस्टीट्यूशन है? जेल. जेल इज एक्चुअली द जज कस्टडी. यू आर फॉलोइंग माय पॉइंट और नॉट? पुलिस से, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से उस बंदे को आपने फिजिकली उनसे लेके आपने अपनी कस्टडी में लिया और आपने उसको जेल भिजवा दिया. यू आर गेटिंग माय पॉइंट? जो ही आपने उसको जेल भिजवाया, जेल भिजवाने के बाद भी उससे तफ्तीश करने में, यहां पे कुछ लोग कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाती है. इन्वेस्टिगेशन करने में कोई पाबंदी नहीं. हालांकि तफ्तीशी अफसर जा सकता है जेल, वो उसे इन्वेस्टिगेट कर सकता है, वो उसकी कस्टडी नहीं ले सकता. कस्टडी वहां पर ही रहेगी. व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? अब आप उसकी लगाते हैं बेल आफ्टर अरेस्ट कोर्ट में, पर आप एक्चुअली उसे क्या कह रहे हैं कोर्ट को? आप कोर्ट से ये कह रहे हैं कि जनाब ये एफआईआर हुई, इस एफआईआर के नतीजे में ये बंदा गिरफ्तार हुआ, पुलिस कस्टडी में रहा, फिर ये बंदा अब चला गया है आपकी कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में. हम ये चाहते हैं कि आप अपनी कस्टडी से ये बंदा, ये मोहम्मद बशीर एक आम आदमी है, श्योरिटी है, इस प्राइवेट बंदे की कस्टडी में देते. जब आपको इसकी जरूरत होगी, ये मोहम्मद बशीर अंडरटेक करता है कि वो आपकी अदालत में इसको पेश. दिस इज बेल आफ्टर अरेस्ट. To give the custody of this person from your custody, dear Lord, dear Judge, to the custody of this private person, जो श्योरिटी है, जब आप कहेंगे ये पेश करता रहेगा. This is actually the concept of bail after arrest, to shift the custody from the judge's custody to the custody of a private person. That's the reason that in your petition, after वो सारे grounds देखने के बाद, you say कि the petitioner is ready to furnish the surety to the satisfaction of the court. You are getting? अब ये रिमांड आपका बिल्कुल साथ साथ चल रहा है. The concept of custody, पुलिस कस्टडी में आपकी प्री अरेस्ट और प्रोटेक्टिव बेल के बाद जाएगा वो, अगर गया तो, अदरवाइज आपने सेव कर लिया, गुड एनफ. द मोस्ट ब्यूटीफुल वो फीलिंग होती है जब आपकी प्री अरेस्ट बेल कंफर्म होती है. अब वो वहां पे चला गया, तफ्तीश शुरू हो गई, आप बेल आफ्टर अरेस्ट नहीं लगा सकते. वो जज की कस्टडी में गया, आप बेल लगा सकते हैं, और बेल में आप कहते हैं कि जनाब पुलिस से ये आपके पास आया, आप प्लीज इसको मुझे दे दें, श्योरिटी को दे दें. सो अगेन आफ्टर दिस होल प्रोसेस वो रहेगा कस्टडी में, पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी, प्राइवेट पर्सन कस्टडी. यू आर गेटिंग माय पॉइंट? बेल आफ्टर अरेस्ट का जो एम्बिट है, दैट इज टू वाइड, लेकिन सिर्फ एक टर्म बोली जाती है. आपको मैं 2 जजमेंट बताऊंगा, आप सिर्फ उनको पढ़ लीजिएगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट बेल आफ्टर अरेस्ट का काफी हद तक क्लियर हो जाएगा. एक टर्म बोली जाती है कि बेल इज नॉट इक्वल टू द ट्रायल. ओके, ट्रायल इज समथिंग फुल फ्लेज्ड रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस. बेल उसी एविडेंस
की टेंटेटिव असेसमेंट है। टेंटेटिव समझते हैं, सरफेस। टेंटेटिव क्या हुआ, मसलन ए ने कहा जी कि ये आया था और इसने 3 फायर मारे हैं और ये फौत हो गया है, वहां पे मेडिकल हुआ है तो उसके अंदर फायर कोई नहीं आया, पता चला है ये तो इसको 3 दफा छुरियों के स्टैब वुंड्स हैं और ये बंदा उससे हुआ है। तो ऑन दी सरफेस आपको ये नजर आ गया कि मेडिकल कुछ और बात कर रहा है और ये जो कंप्लेनेंट है, आई विटनेस है, ये कुछ और बात कर रहा है। देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, कन्फ्लिक्ट। तो आपको एक टेंटेटिव असेसमेंट में ये चीज नजर आ गई। ओके, दिस इज अ केस ऑफ बेल। एक आप लिख लीजिए तारिक बशीर केस, दिस इज PLD 1995। सर 1995 सुप्रीम कोर्ट 134। यार ये इसमें जरा देखिएगा, ये 134 है या 34? इट्स 34, इट्स 34। Then there is Imtiaz case, PLD 1997. सर इम्तियाज Imtiaz case, PLD 1997. Supreme Court 545. So protective bail, pre-arrest bail, after arrest bail। अब हम रिवर्स पे आ रहे हैं। प्रोटेक्टिव बेल की कोई प्रोविजन नहीं, pre-arrest bail की we say this is 498, then 497 is about after arrest bail। इससे पहले 496 है। यहां पे आके एक डिवीजन बनती है और वो डिवीजन ये बनती है कि बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस एंड बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। With respect to non-bailable offences, 497 डील कर रहा है। With respect to bailable offences, 496 डील कर रहा है। There's hardly any difference between that. इनका आपस में रिलेशन क्या है इन तीनों प्रोविजंस का, 496 का, 7 का और 8 का? मैंने आपको 66 की एक जजमेंट लिखवाई है, 1003, जब मैंने PS बेल को हमने डिस्कस किया है, उसमें आपको इन तीनों का आपस में रिलेशन पूरी तफसील के साथ आपके सामने आएगा। PLD 66 SC 100। PLD 66 सुप्रीम कोर्ट 1003। सर इसमें 496, 497 और 498 का आपस में तीनों की डिस्कशन कि इनका इंट्रिंसिक रिलेशन क्या है। एक वर्ड अभी हमने लिखा था, ट्रांजिटरी रिमांड। ट्रांजिटरी रिमांड का मतलब ये है कि मैंने एक जुर्म किया लाहौर में और मैं भागा हूँ वहां से। लाहौर की अदालत ने कहा है कि कैसर इमाम को गिरफ्तार करके लेके आओ। मैं इस्लामाबाद में हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ, यहाँ पे 2 बंदे आते हैं, मुझे गिरफ्तार कर लेते हैं। ओके, अब वो इमीडिएटली इस टाइम 2:30 हुए में, लाहौर 3:30 बजे छुट्टी हो जाएगी मैजिस्ट्रेट साहब को, मुझे वो मैजिस्ट्रेट के पास पेश नहीं कर सकते आज। ओके, एंड दे आर अंडर फियर यार 24 घंटे जो है वो हमें ज्यादा लग जाएगा उससे, तो हम इसको कस्टडी नहीं रख सकते। वो यहाँ से जो नियर बाय मैजिस्ट्रेट है उसके सामने पेश करेंगे और कहेंगे सर हमें ट्रांजिटरी रिमांड दे दें ताकि हम रेलेवेंट मैजिस्ट्रेट के सामने इन्हें पेश कर सके। ओके, तो वो उन्हें 1 दिन का, अगर ज्यादा डिस्टेंस है, दूर है, तो वो 2 दिनों का उन्हें रिमांड दे देंगे कि जाए इस तारीख को वहां पे पेश करें, एंड दे विल टेक द अक्यूज्ड टू दैट मैजिस्ट्रेट। दिस इज ट्रांजिटरी रिमांड। दिस इज ट्रांजिटरी बेल एज वेल, जिसकी तरफ मैं अभी आना था। ट्रांजिटरी बेल क्या है कि इफ आई हैव बीन अरेस्टेड इन इस्लामाबाद और मुझे उन्हें लेके जाना है लाहौर, कराची, वेयरएवर, जिस जगह भी लेके जाना है, तो सेक्शन 86 सेज कि आप सेशंस कोर्ट में एक एप्लीकेशन दें और सेशन कोर्ट को ये कहें कि इस केस का आई वॉज नॉट अवेयर, अब मुझे पता चल गया है, आई एम ए रिस्पेक्टेबल पर्सन, आई विल सरेंडर बिफोर द लॉ, नो नीड टू अरेस्ट मी एंड टू टेक मी टू दैट कोर्ट। मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि मैं खुद जाके उस अदालत में पेश हो जाऊंगा। द कोर्ट विल अलाउ मी। एक प्रोटेक्टिव बेल का सब्स्टिट्यूट है, इफ आई हैव नॉट बीन अरेस्टेड तो प्रोटेक्टिव बेल है, इफ आई हैव बीन अरेस्टेड तो ट्रांजिट बेल।
तो आई आस्क हिम कि मुझे आप रिलीज कर दें, मैं वहां पे जाके रेलेवेंट कोर्ट के सामने पेश हो जाऊंगा। ओके, दिस इज नोन एज ट्रांजिट बेल। अब आप सर ट्रांजिट बेल के लिए कौन सी प्रोविजन? 86 CRPC। अगर फॉर अ सिंगल मिनट हम CRPC की स्कीम को देखते हैं, आपने चूंकि थ्योरेटिकली उसको पढ़ा, अभी फ्रेश आप पढ़ के आए वहां से। CRPC की थ्योरेटिकल स्कीम को अगर आप देखें तो आप देखते हैं कि CRPC जो है वो डिवाइडेड है प्राइमरीली इनटू डिफरेंट पार्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. Okay. Then CRPC in those parts is divided into chapters. Okay. Then those chapters, वो जो main parts हैं, फिर उनके नीचे chapters हैं. Then those chapters are further divided into parts. And then those parts are divided into sections. Okay, and those sections, in some cases आपको नजर आएगा कि उनके ऊपर एक हेड लिखा हुआ है, से एक चैप्टर के नीचे 15 प्रोविजंस हैं. चैप्टर 6 ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू अपीयरेंस बिफोर द कोर्ट. तो उसके अंदर आप देखेंगे कि समन्स के लिए उन्होंने ऊपर हेडिंग दी हुई है ए, आगे लिखा हुआ है समन्स, नीचे सेक्शंस हैं, 68 है, ये वो लेटर नंबर. उसके बाद जाके 75 से वारंट शुरू होता है, तो वो लिखा हुआ है बी, उसके आगे लिखा हुआ है वारंट ऑफ अरेस्ट, उसके नीचे फिर लिखा हुआ है बेलेबल वारंट्स, नॉन बेलेबल वारंट्स, एंड आगे उसकी पूरी तफसील. देन फिर सी लिखा हुआ है और फिर लिखा हुआ है एब्सकॉन्शन, कि आप एब्सकॉन्डर किसी को कैसे डिक्लेयर करेंगे, 86 एंड देन ऑनवर्ड्स. एक सीआरपीसी है जो बिल्कुल अपनी मेन स्ट्रीम में चल रही है. मेन स्ट्रीम स्ट्रक्चर क्या है आपका, कि एफआईआर की रजिस्ट्रेशन, ओके, एफआईआर की रजिस्ट्रेशन के बाद इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के बाद अदालत के अंदर रिपोर्ट या प्राइवेट कंप्लेंट, वो सबमिट होने के बाद चार्ज फ्रेम होना, फिर एविडेंस होना, और फिर उसके बाद फैसला आ जाना. देन राउंड 2, उस फैसले के खिलाफ अपील फाइल करना, और फिर अपील की जो अदालत है वो उसको कैसे लेके चलती है. ये आपका एक मेन स्ट्रक्चर है जो सीआरपीसी में चल रहा है. आप प्रोविजंस पढ़ते जाएंगे, आपके सामने ये चीज खुलती जाएगी. बट देयर इज अ सेपरेट स्ट्रक्चर जो मेन स्ट्रीम स्ट्रक्चर नहीं है, जो कि आता है एक डिफरेंट पार्ट के अंदर, और वो ये कहता है, उसका हेड है सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग्स. ये वो प्रोविजन है जिनसे आप प्रोसीडिंग्स के दौरान हेल्प लेते हैं. दीज आर नॉट द मेन प्रोविजंस, मेन स्ट्रीम प्रोविजंस नहीं है सीआरपीसी, बट यू टेक हेल्प फ्रॉम दीज प्रोविजंस जब आप प्रोसीड कर रहे होते हैं. दीज आर नोन एज सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग्स. एक जजमेंट है, उसका जो फोकस है वो तो एक अलग चीज है, लेकिन उसमें सप्लीमेंट्री प्रोसीजर या प्रोविजंस का कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ है. वो रहमान हुसैन जाफरी साहब की जजमेंट है. दिस इज 2005 TCRLJ 505. You need to read them to structure yourself, to structure the knowledge या the approach जो आप किसी भी उसकी तरफ लेके जाते हैं. And I say you very clearly and expressly कि शायद दुनिया की बेहतरीन फील्ड ये है लॉ, और यकीनन शायद बेहतरीन है, यकीनन ये रुथलेस है. ये जो फील्ड है ये रुथलेस फील्ड है. द रीजन बिहाइंड के जितना अरसा आपने मेहनत करनी है, जितना अरसा, दिस फील्ड विल गिव यू नथिंग. द टाइम जब आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा, कोई क्लाइंट आके बैठेगा
और आपको उसके सवाल का जवाब देने के लिए मेहनत की जरूरत नहीं रहेगी. You will start getting money. That's the reason कि हमारे इस प्रोफेशन में से बहुत बड़ी परसेंटेज प्रैक्टिस से साइड पे होता है. Because this is ruthless profession, I am telling you. और हर वो प्रोफेशन जो एम्प्लॉई क्रिएट नहीं करता, जो एम्प्लॉयर क्रिएट करता है, वो इसी तरह रूथलेस होता है. सो आप अपने आप को जब तक कंपोज नहीं करेंगे, जब तक आपको ये आदत नहीं पड़ेगी कि आपके सामने ये जो लॉ आए, आप इनको उठा के फेंकने की बजाय आप इसको पढ़े ना, इसको देखे ना, इसको समझे ना. ओके, तो मार्केट बुरे वकीलों से भी और अच्छे वकीलों से भरी पड़ी. तो आपने ये देखना है कि हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट डिफरेंस. इफ यू विल बी सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग डिफरेंस, पीपल आर कमिंग आफ्टर यू. इफ यू विल बी फेल टू क्रिएट एनी डिफरेंस, कोई रेस्क्यू नहीं कर सकेगा. आई एम टेलिंग यू, इफ यू आर सन ऑफ सम ब्यूरोक्रेट, इफ यू आर डॉटर ऑफ सम जस्टिस, इफ यू आर रिलेटिव ऑफ वॉटर, वो मैक्सिमम क्या कर सकते हैं? वो मेरे जैसे जाहिल को क्लाइंट होगा, वो कहेंगे मेरी बेटी जो है वो वकील बन गई है, तो ये इशू उनके पास लेके चले जाओ. यू थिंक क्लाइंट इज सो इलिटरेट कि वो एक दफा आपको पैसे दे के आपको कुछ नहीं आता और दूसरी दफा आपके पास आएगा? नेवर. Okay, and unfortunately you are having no mean to advertise. आप केबल के ऊपर, फॉक्स न्यूज के ऊपर, पीटीवी पे कभी देखे इश्तिहार चलते हुए, कैसर इमाम एडवोकेट, माना पहचाना नाम, ये वो लटरम पटरम? You never see this. Because of the code of conduct, the ethics. So the only source which can promote you are your relatives, your friends. Okay, and the court and the client जो आपके सामने बैठा हुआ है, जिसको आप जब कोई बात समझाते हैं तो वो कहता है yes he is different or she is different. आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, they will be the last persons to believe in you. I am telling you. वो आप पर कभी एतबार नहीं करेंगे. वो सबसे आखिर में कहेंगे हाँ वाकई उसने भी केस इसको दे दिया, उसने भी दे दिया, उसने भी दे दिया, अब मैं भी ये छोटा केस इसको. सो डोंट बी डिपेंडेंट. अगर आपने किसी चीज पे डिपेंडेंट होना है तो वो ये किताबें हैं, ये नॉलेज है, इनके ऊपर. अदरवाइज यूं आप मार्केट में जाके उड़ेंगे. वी आर कमिंग बैक. ये जो सप्लीमेंट्री प्रोविजंस है सीआरपीसी के अंदर, ये सप्लीमेंट्री प्रोविजंस एक्चुअली इनका कोई रोल नहीं है जब तक कि द कोर्ट और द पुलिस, जो रेलेवेंट अथॉरिटीज हैं इस पूरे सेक्टर में, दे इनवाइट देम टू कम इनटू एक्शन. बेल जो है, बेल ये सप्लीमेंट्री चैप्टर का हिस्सा है, ये मेन स्ट्रीम हिस्सा नहीं है. ये सप्लीमेंट्री प्रोविजंस के अंदर आता है. एंड इट इज अट्रैक्टेड व्हेन द कोर्ट आस्क्स दीज प्रोविजंस टू कम इनटू एक्शन. अदरवाइज नो. नहीं कि मेन स्ट्रीम के अंदर आपकी इन्वेस्टिगेशन है और आपका ट्रायल है. बेल इज नीदर पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन नॉर इट इज पार्ट ऑफ द ट्रायल. यू सीक फॉर बेल, कोर्ट सप्लीमेंट्री प्रोविजंस का सारा लेके आपको बेल ग्रांट कर देती है. सो प्रोटेक्टिव बेल, प्री अरेस्ट बेल, आफ्टर अरेस्ट बेल, ट्रांजिट बेल. ओके, एक यहां पे बात हुई थी, जनरली हमारी उसके हवाले से एक मिसकॉन्सेप्शन होती है, कुछ नॉलेज की उस शेयरिंग के हवाले से कुछ वो होता है. When you go for the pre-arrest bail before the court, तो कोर्ट आपको कहती है ओके
आपकी प्री अरेस्ट बेल 5 दिनों के लिए ग्रांट होती है। आप इस तारीख को आइएगा दोबारा अदालत। दैट इज एड इंटरम। यहां से किसी बंदे ने एड इंटरम का वर्ड बोला था। एड इंटरम का मतलब ये है कि आप प्री अरेस्ट बेल लेने के लिए आए हैं, तो आपने वो जो चीजें जो आप यहाँ पे आर्गू करेंगे उन्हें प्राइमा फेशा एस्टैब्लिश करना है। तो आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास जाएं और अपना स्टेटमेंट दें, अपनी वो सारी चीजें रिकॉर्ड पर लेके आए। तो फिर हम आपकी 498 की जो बेल है प्री अरेस्ट उसको सुनेंगे, वेदर वी आर गोइंग टू कंफर्म इट और नॉट, वो क्वेश्चन हम उस वक्त डिसाइड करेंगे। बट इस वक्त आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। जाएं और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें। वो जो 5 दिनों का या 10 दिनों का या 15 दिनों का एक मार्जिन आपको कोर्ट देती है, एक्यूज को देती है, देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व इन दैट, कि वो कहां से आया है। ओके, वो कहां से निकला। सीआरपीसी के अंदर अगेन देयर इज नो प्रोविजन फॉर दैट। ओके, 498 भी डील करती है समहाउ, जब हम कहते हैं कि वो इंटरप्रेट हुई तो प्री अरेस्ट बेल को। देयर इज अ सिंगल जजमेंट ऑन दैट, आई डोंट रिमेंबर ऑल्दो। इसके ऊपर एक सिंगल जजमेंट है और वो ये कहती है कि ये जो रिलीफ है ये ग्रांट करती है क्रिमिनल कोर्ट अंडर ऑर्डर 39 रूल 1 ऑफ सीपीसी। अली जफर केस, बस वो मुझे जरा लिखवा दीजिए, नहीं कि आपको याद। ओके, सो दे से, क्योंकि आपको और कोई प्रोविजन नजर नहीं आती, ये रिलीफ सेशंस कोर्ट दे रही है, आप इनहेरेंट पावर भी नहीं है सेशंस कोर्ट की, वो कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन भी एक्सरसाइज नहीं कर रही, तो फिर आप कहते हैं कि ये आपके सामने और कोई चीज नहीं है, तो ये पावर वो ऑर्डर 39 रूल 1 से उठाती है, 1 और 2, जहां से आप इंजंक्शंस की जो प्रोविजंस, इंजंक्टिव ऑर्डर्स लेते हैं आप सीपीसी के तहत, ये वहां से उठाई जाती है। सो नाउ वी आर हैविंग 5 बेल्स, ठीक है, पार्शली डिस्कस्ड एंड पार्शली कन्वेड, कि उसके अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या चीज है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क। सर ये प्रोहिबिटरी और नॉन प्रोहिबिटरी क्लास, 10 साल से जो सजा नीचे है वो नॉन प्रोहिबिटरी है, ठीक है, और 10 साल से जो ऊपर है वो प्रोहिबिटरी है। दिस आर शेड्यूल 2 अटैच विद सीआरपीसी, उसमें ये चीज आप देख सकते हैं। ये स्टैट्यूटरी क्लॉज क्या है सर? स्टैट्यूटरी क्रॉस, स्टैट्यूटरी क्लॉज, स्टैट्यूटरी क्लॉज ये है कि आप उस ऑफेंस में जिसकी सजा डेथ नहीं है, आप जो है वो 1 साल में ट्रायल खत्म नहीं होता तो आप उसे बेल देंगे, और अगर डेथ है तो फिर 2 साल के बाद आप उसे बेल देंगे। स्टैट्यूटरी ग्राउंड है फॉर बेल, अगर इतना अर्सा आपने उसको जेल में रखा। सर जी, सर इस मेरे क्वेश्चन को एज ए लेमैन ले लीजिएगा कि मैं एक लेमैन, एक एक्यूज पर्सन जो कन्विक्टेड और कन्विक्टेड पर्सन जो सिक बेस के ऊपर वो उसको बेल ग्रांट होती है फॉर स्पेसिफिक पीरियड, तो कानून की कौन सी प्रोविजन के तहत वो दोबारा आता है अदालत में कि जी मुझे फर्दर जो है प्रोटेक्टिव बेल अलाउ की जाए, नंबर 1, और नंबर 2, और अगर उसको वो कौन सी प्रोविजन है जिसके तहत उसको प्रोटेक्टिव बेल अलाउ होती है कन्विक्टेड पर्सन, और फिर दूसरा ये है कि वो बेल जो अगर ग्रांट होती है जिस भी प्रोविजन के तहत, उसमें एक्सटेंशन कौन सी प्रोविजन के तहत। सवाल आपको समझ आ गई? एक बंदा कन्विक्ट हुआ, पकड़ा गया, बीमार हुआ, बेल मिल गई, उसके बहुत अरसे के बाद वापस आया और उसने प्रोटेक्टिव बेल ली, किस सेक्शन के तहत मिली, और उसको एक्सटेंशन किस सेक्शन के तहत मिली। मजे की बात यह है, मजे की बात यह है कि जो बातें मैं कर रहा हूं ना आपके सामने, वो हो सकता है कि कल आप कोई जजमेंट पढ़ें, कोई चीजें निकालें तो जेनेरिक उसका सेम हो कि हाँ जी 5 किस्म की बेल है, लेकिन आप देखें कि नहीं यार पीएस बेल के ऊपर उसने हमें कहा था मेलाफिडी है, लेकिन 21 के अंदर यह है कि मेलाफिडी ना हो तो कोई बात नहीं। माई
stuff can be wrong. You all may have different opinions. ठीक है, my stuff can be wrong. लेकिन इनके सवाल के ऊपर एग्जैक्ट जजमेंट है. एग्जैक्ट इसी तरह एक बंदा था, वो ट्रायल हुआ उसका, उसको सजा हुई, वो जेल चला गया, बीमार हुआ और उसके बाद बाहर चला गया, वापस आया, उसको प्रोटेक्टिव बेल मिली, फिर उसकी एक्सटेंशन भी हुई. प्लीज लिसन. ठीक है सर, This is most वो important. जजमेंट पढ़ लें सर, उसमें सारे सवाल होंगे. जजमेंट ठीक है, वो भाईजान ने बताई है. मैंने सुनी नहीं, मैं आप नवाज शरीफ केस, ठीक है, उसको पढ़ लें, इसमें सारे सवाल होंगे. सर मैं वही, मेरा क्वेश्चन तो वही रह गया. सर वो हाई कोर्ट ने जब आपके सवालों का जवाब दे दिया तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि एग्जैक्ट ये जो आपका रिश्तेदार है ना सर, जो गया है, ठीक है, ये एग्जैक्ट इस प्रोपोजिशन पे एक केस और डेवलप हुआ. लेकिन उन्होंने अप्लाई तो किया होगा, वो कौन सी प्रोविजन के तहत लिखा हुआ है उसमें ना. नहीं, वकील ने अगर बेल सबमिट तो की होगी ना सर, तो उस दैट मींस यू डोंट वांट टू आर्ग्यू अबाउट इट. नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उस पे मेरा ओपिनियन कोई हो नहीं सकता. और तो मेरा ओपिनियन ये है, लॉ को लिबरली इंटरप्रेट होने दिया करें. इसको अपने मतलब किसी भी पॉलिटिकल, कल आप किसी बंदे के लिए खड़े होंगे. आज लॉर्ड मतलब हिदायतुल्लाह केस जब 1949 में आया था, आज ना मैं हिदायतुल्लाह को जानता हूं ना आप जानते हैं आप लोग. मुझे नहीं पता वो मिनिस्टर था, क्या था, उसके साथ जज साहब की क्या रिश्तेदारी थी, बट ही वाज द फर्स्ट पर्सन इन पाकिस्तान जिसको प्री अरेस्ट बेल का रिलीफ मिला. आज आप उसको इस्तेमाल करते हैं. दिस इज हाउ द लॉ डेवलप्स. ठीक है, इसको इस नजर से मत देखें. एक सप्लीमेंट्री इसी में, एज पर your experience, as per your knowledge, I know you are the most senior lawyer in criminal side. कि इसी बेल की सप्लीमेंट्री जो है, कि ये अगर मैं आपकी पर्सनल ओपिनियन लूं कि यह लॉफुली हुआ है या अनलॉफुली. कोर्ट ने लॉफुली किया होगा. यार मैंने आपसे तो सवाल नहीं पूछा. सर जी, वकील के लिए कुछ बेसिक कुछ एथिकल वैल्यूज, और वो ये हैं कि जब एक जजमेंट पास हो जाए, मैं उसे पसंद करूं या ना करूं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बाइंडिंग होती है. ठीक है, उसका जो एक लॉ का हिस्सा होता है. तो वी ऑलवेज सरेंडर. दिस इज व्हाई वी आर लॉयर्स, नॉट द पॉलिटिकल वर्कर्स. ठीक है, दिस इज व्हाई वी आर लॉयर्स, नॉट प्रॉपर्टी डीलर्स. दिस इज व्हाई वी आर लॉयर्स, नॉट द ऑनर ऑफ द उबर. ठीक है, हम किसी के नहीं है और हम सबके हैं. फॉर गॉड सेक ट्राई टू अंडरस्टैंड. रिलीजन के हवाले से और इन चीजों के हवाले से आप बिल्कुल क्लियर हो कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस रीजन के ऊपर हैं हम, उसके हवाले से कोई कंप्रोमाइज नहीं है. बाकी लॉयर का ना कोई पॉलिटिकल थॉट, कोई ये चीज, आप जितने भी बड़े लोग जिनको आप आइडियलाइज करेंगे ना, ठीक है, आप देखेंगे कि वो दे हैव एंटर्ड लाइक अ लीडर इन एनी पॉलिटिकल पार्टी, जिसको भी आप आइडियलाइज करें. ठीक है, इस तरह नहीं होता. मतलब इस चीज से अपने आप को, आई से आपको अगर मजा आता है कि यार बंदे जो है ना वो ये कहें और मैं इसके ऊपर लिखूं, यू गो विद दैट, नोबडी कैन स्टॉप यू. बट जिस पॉलिटिकल पार्टी के जलसे में आप बतौर कारकुन चले जाएंगे, वो पॉलिटिकल पार्टी आपको कभी अपना वकील नहीं करेगी. लिख लो, आई हैव अपीयर्ड फॉर सिराजुल हक साहब, आई हैव अपीयर्ड फॉर फजल रहमान साहब, आई हैव अपीयर्ड फॉर इमरान खान साहब, I have appeared for नवाज शरीफ साहब, I have appeared for तारड़ साहिबा. ठीक है, because I don't go in their processions. नवाज शरीफ साहब का वकील कौन है? अमजद परवेज साहब लाहौर से. कभी सुना है आपने उसका नाम कि वो इस जलसे के अंदर आज तकरीर किया उन्होंने? Don't compromise on your profession for political things. सर ये Don't. नहीं है जिसमें सिर्फ कोई और क्वेश्चन जी, लॉ के ऊपर स्पेसिफिक. Anything. इससे पहले कोई ऐसा प्रेसिडेंट है? यही है. इस कितने से पहले नहीं है. हिदायतुल्लाह से पहले भी नहीं. This is how they have been given the power to make the law. Okay? जी सर. सर मेरा क्वेश्चन है, जो पीओ हो जाते हैं उसको अगर ये इस श्रेणी में नहीं लेना सर, जो बंदा मौजूद है और उसकी बेल हुई और उसकी बेल कैंसिल होगी सर, उस बंदे को पता नहीं है और अचानक उसको पुलिस पकड़ लेती, क्यों पीओ हो गया, इश्तिहार में आ गया, ये वो सारा कुछ हो गया, उसके लिए क्या रिलीफ? सर वो वापस उसी अदालत में अगर पकड़ लेते हैं ना, उसी अदालत में लेके जाएंगे.
और वो बताएगा ये रीजन है, तो उनका जो प्रोक्लेमेशन का ऑर्डर है वो उसको सेट असाइड कर देंगे, ठीक है सर। और अगर नहीं है तो फिर दोबारा फ्रेश बेल अप्लाई करेगा उसी कोर्ट के अंदर। उनके 68 केस के ऊपर एक जजमेंट, और फिर आमिर साहब ने 2-3 केसेस के अंदर इसको डिस्कस किया बड़ा तफसील। सर आपने तो बेल का कॉन्सेप्ट बताया ना सर, इसकी कोई फिलोसफी भी है बेल की? यस सर। बेल की सिंपल फिलॉसफी ये है सर कि एक बंदे की फ्रीडम को इंश्योर किया जाए, बस, ठीक है, जिस कदर मुमकिन हो उसकी फ्रीडम को इंश्योर किया जाए। सर क्या ये भी फिलॉसफी हो सकती है कि लेट्स सपोज वो बेगुनाह है और वो जेल में कुछ अर्सा रहता है, तो आखिर वो जो सजा उसको मिली है उसको आप कैसे कंपेंसेट करेंगे? इसकी कोई फिलॉसफी नहीं, डैमेजेस का सूट फाइल करे स्टेट के अगेंस्ट, इसके अलावा और कोई चीज नहीं। डान जी सर आपने स्टेटमेंट दी कि जजेस आर गिवन पावर टू मेक, कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है ये पावर पार्लियामेंट के पास है, ये कहां से? सर ये जो आप डेवलपमेंट ऑफ लॉ कहते हैं ना सर, मेक लॉ का मतलब एक है तरीका कि आप स्टैट्यूट बनाए पार्लियामेंट के जरिए, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस बनाए, कोई भी बंदा आए तो 270A के तहत ऑर्डर पास करे, ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही है, ठीक है। उस लॉ की जो डेवलपमेंट है वो अदालतों का काम है। इसीलिए आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की वो जजमेंट जिसमें उन्होंने क्वेश्चन ऑफ लॉ डिटरमिन किया, डिसाइड किया, वो बाइंडिंग है ओके हमारे ऊपर। हम उसको कहते हैं कि वो लॉ बना, वो कानून बना, ओके। कानून इज नॉट ओनली दी स्टैट्यूट्स जिनको आप रेफर कर रहे हैं, ठीक है। कानून जो जजेस अपना लॉ बनाते हैं हम उसे भी कानून कहते हैं कि वो बना हुआ है, ओके। मतलब इट इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, बिसाइड दोस स्टैट्यूट्स। हम उस एंगल से मैं कह रहा हूं। डन जी? ओके जी, गुड लक। थैंक यू। और सर सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके साथ